चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13 और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस सुजाता a citizen of India is a resident of both India as well as the foreign country with which India has a double taxation avoidance agreement which provides that the income would be taxable in the country where it is earned and not in the other country but would be included for computation of tax rate in such other country. Now guys यहाँ पे क्या दे रखा है पता है? There is a one assessee name is a Sujata. Sujata is a resident of India as well as the resident of the foreign country. मतलब इंडिया के भी रेजिडेंट है, फॉरेन कंट्री की भी रेजिडेंट है और वहां पे डीटीडब्ल्यू अप्लाई होता है। और डीटीडब्ल्यू में ये लिखा हुआ है कि भैया जो भी इनकम होगी ना वो सिर्फ सोर्स कंट्री में टैक्सेबल होगी, रेजिडेंस कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब जिस कंट्री से आप इनकम कमाते हो उस कंट्री में टैक्सेबल होगी, ओनली सोर्स कंट्री में टैक्सेबल होगी। सो इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द ईयर वेयर इट इज अर्न एंड नॉट इन द अदर कंट्री। बट इन द अदर कंट्री उसको स्लैब रेट के लिए इंक्लूड किया जाएगा, मींस उसको स्लैब रेट के लिए इंक्लूड किया जाएगा। जैसे अपन पता है एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हैं, ऑन द सेम लाइन उसको स्लैब रेट पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाएगा, बट वो रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी, ओनली टैक्सेबल इन द सोर्स कंट्री। चलिए आगे देखिए क्या दे रखा है। हर इनकम इज 5,75,000 फ्रॉम द बिजनेस इन इंडिया एंड 14 लाख फ्रॉम द बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री. In foreign country, the rate of tax is at 20%. During the year, she has paid the medical insurance premium of 35,000 to ensuring the health of her mother. A mother is a non-resident, age 83 years, through her credit card. Guys, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हो उसका डिडक्शन आपको 80D में मिलता है, लेकिन एक चीज समझना है यहाँ पे पेरेंट्स के लिए करते हो तो भी आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वहां पे 25,000 की जगह लिमिट 50,000 हो जाती है। लेकिन गाइज सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 इयर्स और मोर। यहां पे उसकी जो माता जी है उसके जो पेरेंट्स है दैट पेरेंट्स आर नॉन रेजिडेंट है तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है। इसका मतलब यहां पे जो लिमिट रहेगा ना 80D का, दैट 80D लिमिट इज ओनली 25,000, सिर्फ 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय सुजाता इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26. ऑल्सो शो द टैक्स पेबल बाय सुजाता इन इंडिया इफ देयर इज नो DTAA बिटवीन द इंडिया एंड फॉरेन कंट्री अज्यूमिंग ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम द सेक्शन 115 BAC. तो पहला तो यह है कि DTAA है तो क्या होगा। अब एक बात समझिए, DTAA तो क्या होता है। DTAA ये बोलता है कि जिस कंट्री में आप इनकम कमाते हो उसी कंट्री में टैक्सेबल होगा। तो जो फॉरेन कंट्री का इनकम है वो फॉरेन में टैक्सेबल होगा, इंडिया का इनकम है इंडिया में टैक्सेबल होगा, बट रेजिडेंट कंट्री में उस इनकम को ऐड किया जाएगा ओनली फॉर द टैक्स रेट पर्पस। तो चलो अपन इंडिया में क्या करेंगे, अगर DTAA है तो अपन क्या करेंगे, यहां पे फॉरेन की इनकम को भी ऐड कर देंगे, इंडिया की इनकम को भी एक बार ऐड कर देंगे, तो यहां पे टोटल इनकम हो गया। इसमें से 80D का डिडक्शन ले लीजिए, ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई। अब एक बात समझिए, इस नेट टैक्सेबल इनकम पे आप एक काम करिए, टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए स्लैब रेट से अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख और 10 लाख के ऊपर 30% आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। और ये टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अब आप एक काम करिए, लेकिन ये तो आपने फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगा दिया, लेकिन फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, फॉरेन इनकम पे फॉरेन कंट्री में टैक्स लगेगा। तो अब एक काम करिए कि फॉरेन इनकम पे जितना टैक्स आया वो वापस लेस कर दीजिए। तो फॉरेन इनकम पे जितना टैक्स आया उतना लेस कर दीजिए। इन सिंपल वर्ड एक बात बताइए, यहां पे टैक्स कितना आ रहा है, 4,13,400 का टैक्स आ रहा है, वो 19,50,000 पे आ रहा है। तो 4,13,400 डिवाइड बाय 19,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 वो 21.2% का टैक्स आ रहा है। तो 21.2% का टैक्स है वो। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी 14 लाख की जो फॉरेन की इनकम है उस पर नहीं लगेगा, सिर्फ इंडिया की इनकम जो 5,75,000 माइनस आप कर दीजिए जो डिडक्शन है 15,000, तो यहां पे 5,50,000, तो 5,50,000 पे 21.2% इतना टैक्स है वो इंडिया में आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझो, इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में DTAA नहीं है तो फिर आपको 91 का रिबेट मिलेगा। उसमें क्या करिए कि आपका जो फॉरेन का इनकम है इंडिया का इनकम दोनों को ले लीजिए, उस पर टैक्स निकाल दीजिए। ये आपने टैक्स निकाल दिया 4,13,400। अब एक बात समझना, आपको रिबेट मिलेगा और रिबेट कितना मिलेगा, फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट और इंडिया का एवरेज टैक्स रेट विच एवर इज लोअर। अब एक बात समझिए, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आपको आया था 21.2%, फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट कितना है, दैट इज द 20%। सो फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट इज द 20%। तो अब एक काम करिए, फॉरेन का इनकम कितना है, 14 लाख है, तो 14 लाख आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड हुआ है। आंसर इज यस। तो 14 लाख पे 20% की रेट से आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,80,000 का आपको रिबेट मिल जाएगा, बाकी वाला है वो इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका सीधा 15 और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है। Mr. Naveen is an individual resident in India, age 52 years, earned the royalty income of 15 lakh from the
XYINC Canada for writing the article in the journal and newspaper for the year ended 31st March 2025. So guys, इसने क्या किया, कनाडा में एक कंपनी है, उसके न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा, उससे उसको रॉयल्टी का इनकम होता है। अब देखो, रॉयल्टी का इनकम यू कैन इंक्लूड इन द पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट इज योर चॉइस। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट कभी कभी बिजनेस में बताती है, कभी कभी अदर सोर्सेज में बताती है। आप अपने हिसाब से बिजनेस में बताना चाहते हैं तो आप बिजनेस में बता सकते हैं रॉयल्टी का इनकम। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका रॉयल्टी का इनकम क्या ये बुक्स वाला है क्या? क्योंकि रॉयल्टी का इनकम अगर आपको बुक से होता है तो आपको 80 QQB का डिडक्शन मिलता है, बट दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक्स, तो यहां पे आपको 80 QQB का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। However, he has received only 12,50,000 during the previous year 24-25 and balance is outstanding as on 31st March 2025. He maintained the cash system of accounting for the royalty income. So guys, he is maintaining the cash system for accounting for the royalty income. So can I say that his royalty income is a 15 lakh, but he has received only 12.5 lakh. So can I say that only 12.5 lakh is going to be taxable in India? So only 12.5 lakh is going to be taxable in India. Now next part क्या दे रखा है? He also earned the rental income of 2.4 lakh gross from the house situated in Canada. So Canada का हाउस है, वहां से रेंटल इनकम हो रहा है करके, ठीक है। Municipal taxes paid in respect of house is amounting to rupees 10,000 and which is not allowed as deduction in the Canada. Canada में उसका डिडक्शन नहीं मिलता। मुझे क्या करना है, इंडिया में तो मिलेगा हाउस, जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है उसमें हाउस रेंटल के सामने आपको जो म्युनिसिपल टैक्सेस है उसका डिडक्शन मिलता है एज पर इंडियन टैक्स लॉ, तो आप इसका डिडक्शन लेंगे। DTAA between India and Canada provide for 15% of tax इन कैनेडा विदाउट प्रिजुडाइज टू द टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम इन इंडिया। अब एक बात समझना, इंडिया और कनाडा का DTAA है और वो DTAA ये बोलता है कि भैया जो भी कनाडा से उसको इनकम होती है ना, वो कनाडा से जो इनकम होगी उस पे जो है वो 15% टैक्स लगेगा, और इंडिया में जो टैक्स लगता है वो लगता रहेगा विदाउट प्रिजुडाइज टू टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम इन इंडिया। इंडिया में टैक्स लगता है वो लगता रहेगा, कनाडा में जो टैक्स लगेगा वो 15% की रेट से लगेगा, ऐसा लॉ बोलता है करके, मींस यहां DTAA बोलता है इंडिया और कनाडा का। आगे देखिए क्या दे रखा है, He further received 3.5 lakh during the year as a dividend from the X Limited and Indian company. अब एक बात समझना, अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन एक चीज समझना, अगर वहां पे लैंग्वेज यूज की हुई है ओनली डिविडेंड तो समझने का ग्रॉस डिविडेंड है। अगर डिविडेंड इनकम बोला हुआ है तो भी आपको समझने का ग्रॉस डिविडेंड है। लेकिन अगर मान लो डिविडेंड रिसीव्ड दे रखा है या डिविडेंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा है तो आपको समझना है ये नेट ऑफ TDS है। तो एक बात बताऊं, यहां पे आपका जो 3.5 लाख का जो डिविडेंड है यहां पे रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड 3.5 लाख है ना, 3.5 लाख इज फॉर द 90%, देन व्हाट कुड बी द 100%, बिकॉज इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है उस पे 10% की रेट से TDS आता है अंडर सेक्शन 194 में। तो आपका जो भी 100% डिविडेंड रहेगा दैट विल बी द डिविडेंड इनकम। On 1/4/2024, he took the educational loan from the bank for his son who was pursuing the MBA. उसका बेटा है वो हायर स्टडी कर रहा है, MBA कर रहा है, उसके लिए एजुकेशनल लोन लिया है। अब एक बात समझना, एजुकेशनल लोन लेते हैं ना तो एजुकेशनल लोन का जो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है उसका 8 इयर्स तक डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 80E करके। एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट किया उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹24,000 रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय द नवीन इन इंडिया फॉर द असेसमेंट 25-26 अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्टेड द सेक्शन 115 BSE। अब एक बात समझना, यहां पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा 24,000 का अंडर सेक्शन 80E में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कनाडा से लेते हैं, तो कनाडा का 2,40,000 रेंट है। म्युनिसिपल टैक्सेस आप लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दिस इज कॉल्ड योर ग्रॉस एनुअल नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से आप एक काम करिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो ले लीजिए। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बन जाएगा कनाडा से। उसके बाद में कनाडा से रॉयल्टी मिला है, वो रॉयल्टी आपका रॉयल्टी इनकम जो है वो 15 लाख है, लेकिन आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो और ओनली 12,50,000 आपको रिसीव हुआ है, तो 12,50,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। अदर सोर्सेज में आपको डिविडेंड का इनकम है जो रिसीव्ड दे रखा है, तो यहां पे माना जाएगा वो नेट ऑफ TDS है, तो इसको आप ग्रॉस अप करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड योर डिविडेंड का इनकम, तो ये तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। इसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80E का एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये आप लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ये नेट टैक्सेबल इनकम। अब एक बात समझिए, इस पे आप क्या करिए, इस पे आप टैक्स निकालिए करके, ठीक है, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा। चलिए अब एक बात समझना, यहां पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली चीज ये है कि यहां पे टैक्स कैसे निकालेंगे, तो टैक्स ऑन द टोटल इनकम, तो टोटल इनकम पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, इतना आपका टैक्स आ गया। अब एक बात समझना, आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
और फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको कितना मिलता है? देखो, जब डीटीडब्ल्यूए होता है या डीटीडब्ल्यूए नहीं होता, अगर डीटीडब्ल्यूए नहीं होता है तो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो किसके हिसाब से मिलता है? सेक्शन 91 के हिसाब से। और सेक्शन 91 क्या बोलती है कि भैया इंडिया का एवरेज टैक्स रेट, फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट विच एवर इज लोअर ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? डब्ल्यू टैक्स इनकम से। लेकिन गाइस एक चीज समझना, अगर डीटीडब्ल्यूए है तो फिर आपको डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से कैसे मिलेगा? तो आप अपने कॉम्पैक्ट का लास्ट वाला टॉपिक जाके देखेंगे, वहां पे मैंने एक एफटीसी रूल दे रखा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल क्या बोलता है? बड़ा सिंपल है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल क्या बोलता है कि फॉरेन में जितना आपने उस इनकम पे टैक्स भरा और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है, फॉरेन में आपने उस इनकम पे कितना टैक्स भरा और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है, फॉरेन में आपने कितना टैक्स भरा और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है, विच एवर इज लोअर वाला टैक्स है ना, उतने का आपको रिबेट मिलेगा। तो यहां पे वो ऐसा नहीं बोला हो, क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स, जो रूल नंबर 128 है, जो कि आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, वहां जाके देखोगे तो वहां पे ये दे रखा है कि फॉरेन में जितना आपने टैक्स भरा है एंड इंडिया में उस इनकम पे कितना टैक्स का अमाउंट है, वहां लोअर वाला रेट वेट नहीं बोला हुआ। तो फॉरेन में जितना टैक्स भरा और इंडिया में जो टैक्स जितना है विच एवर इज लोअर का आप रिबेट ले लीजिए। अब एक बात बताओ, फॉरेन में आपने टैक्स कितना भरा? तो फॉरेन में एक तो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, उस पे आपने टैक्स भरा होगा 161 और 12,50,000 है आपका जो रॉयल्टी का इनकम है, इस पे आपने फॉरेन में 15% की रेट से टैक्स भरा है। इंडिया में इस पे एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से आप टैक्स निकाल दीजिए, विच एवर इज लोअर है उतने का रिबेट ले लीजिए। तो इतना टैक्स है वो आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक और चीज समझ, सबसे इंटरेस्टिंग अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज द 17, 18 एंड 21 करके। तो आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। गाइस ये 3 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार है ना वो पीछे वाले जो 2 टॉपिक है उसको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं, जिससे क्या होगा ना आपको दिमाग में चीजें ठीक से बैठ जाएगी। अब एक बात समझना, सबसे पहले मैं आपको ये रूल रिवाइज कराने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल, जिसको अपन एफटीसी रूल बोलते हैं। इसके लिए रूल होता है रूल नंबर 128। अब एक बात समझना, ये रूल क्या बोलता है कि भाई साहब आपने जो फॉरेन में टैक्स भरा है एंड इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया देन आपको उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो जो फॉरेन में टैक्स भरा है और इंडिया में उस इनकम पे कितना टैक्स लग रहा है, विच एवर इज लोअर है उतने का क्रेडिट मिलेगा। तो अगर आप देखोगे ना यहां पे क्रेडिट कितना मिलेगा, तो फॉरेन में जितना आपने टैक्स भरा है, फॉरेन में जितना आपने टैक्स भरा है और इंडिया में उस इनकम पे कितना टैक्स लग रहा है, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, फॉरेन में जो टैक्स भरा है वो अगर फॉरेन करेंसी में दे रखा है, तो जो फॉरेन में टैक्स भरा है अगर वो फॉरेन करेंसी में दे रखा है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पता है, जिस मंथ में वो फॉरेन में टैक्स भरा है या फॉरेन में जब टीडीएस कटा है जिस मंथ में, उस मंथ के आप पिछले महीने की लास्ट डेट की जो टीटीबीआर रहेगी ना वो आपको लेना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका मई में 16 मई 2025 को अगर मान लो फॉरेन में टैक्स भरा है तो आप उसका लास्ट मंथ कौन सा होगा? अप्रैल होगा। और अप्रैल का लास्ट डेट क्या होगा? 30 अप्रैल होगा। तो 30 अप्रैल की जो भी टीटीबीआर रहेगी उससे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखोगे ना तो आपको यहां पे दे रखा है और मैंने आपको यहां पे दे रखा है कि आपको कौन सी डेट का लेना है। तो देखिए, अगर जो फॉरेन में आपने टैक्स भरा है उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंडियन रुपीस में, तो आपको टीटीबीआर लेना है एसबीआई का ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ इन विच द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और पेड शैल बी एडॉप्टेड करके। ठीक है, तो देखो फॉरेन में टैक्स जो भरा है और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स हो रहा है, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन एक बात बताऊं, देखो एक कॉन्फ्लिक्ट है। सेक्शन 91 में क्या बोला हुआ है? सेक्शन 91 में ये बोला हुआ है, सेक्शन 91 अगर देखोगे उसमें बोला हुआ है कि इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट विच एवर इज लोअर, एवरेज टैक्स रेट लेके और आप मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू टैक्स इनकम पे। लेकिन ये रूल क्या बोलता है? ऐसा एवरेज टैक्स रेट वगैरह नहीं लेना, टैक्स रेट नहीं लेना। ये रूल क्या बोलता है, अगर आप इस रूल को रीड करोगे तो इस रूल में ये बोला हुआ है कि फॉरेन में जितना टैक्स का अमाउंट भरा और इंडिया में जो उस इनकम पे इंडिया में जो टैक्स लग रहा है अमाउंट वाइज, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट लेना है अंडर सेक्शन 90 या 90A या 91 के हिसाब से। ठीक है, चलो अब एक बात समझना, उसके बाद में एक और रूल आता है, दैट इज द आपका रूल नंबर 115। और 115 क्या बोलता है कि अगर आपने फॉरेन से कोई इनकम कमाई है और वो फॉरेन करेंसी में है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर फॉरेन का इनकम है जो फॉरेन करेंसी में आपने कमाया है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहां पे ये रूल क्या बोलता है कि देखिए, अगर आपकी इनकम वो सैलरी की इनकम है ना, तो आप एक काम करो, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सैलरी अप्रैल मंथ में आपको ड्यू हो रही है, रिसीव हो रही है, तो आप एक काम करो, लास्ट मंथ इज अ मार्च, मार्च की लास्ट डेट का टीटीबीआर ले लो 31 मार्च का। अगर आपको सैलरी दिसंबर में मिल रही है तो उस पर्टिकुलर केस में 30 नवंबर का टीटीबीआर ले लो। तो आपको क्या करना है, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लेना है। अगर आपकी इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी है, ओनली सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, तो भी आपको क्या करना है, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लेना है।
उसके बाद में गाइस डिविडेंड, डिविडेंड के केस में क्या करना है, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लेना है। एंड कैपिटल गेन के केस में भी आपको लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लेना है। तो देखो, अगर आपकी इनकम फॉरेन करेंसी में है तो उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करने का, देखो सबसे पहले अगर आपके सैलरी हेड की जो इनकम है, सैलरी हेड की इनकम के लिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए, डिविडेंड के लिए एंड कैपिटल गेन के लिए आपको क्या करना है, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का, मींस लास्ट मंथ का लास्ट डेट जो था ना, उस दिन का आपको टीटीबीआर लेना है। लेकिन गाइस, अगर मान लो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है, या पीजीबीपी हेड का इनकम है, या अदर सोर्सेज हेड का इनकम है, लेकिन अदर सोर्सेज में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़ के, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी यहां कवर हो गया, डिविडेंड यहां पे कवर हो गया, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी अगर कोई भी आईएफओएस का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, पीजीबीपी का इनकम है, तो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लेना है। तो प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट की जो टीटीबीआर रहेगी ना, उससे आपको क्या करना है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहां पे एक और चीज समझना, अगर वो नॉन रेजिडेंट का जो शिपिंग बिजनेस होता है ना, इंडिया में वो शिप लेके आता है, नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, तो उस केस में क्या करने का, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना गाइस। मैंने आपको यह बोला कि आपको फॉरेन में अगर कोई इनकम होता है तो वो फॉरेन की इनकम को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर वो फॉरेन करेंसी में इनकम हुआ तो अगर अपन हेड वाइज चले तो सैलरी हेड में क्या करने का, लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लेने का। हाउस प्रॉपर्टी के लिए लास्ट डे ऑफ द ईयर जो प्रीवियस ईयर है उसके लास्ट डेट का टीटीबीआर लेने का। उसके बाद बिजनेस के केस में भी लास्ट डे ऑफ द ईयर का लेने का, लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है तो लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ लेने का। कैपिटल गेन के लिए लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ लेने का, जिस मंथ में ट्रांसफर किया उस मंथ के पिछले मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर किया था। अगर अदर सोर्सेज की बात करूं तो उसमें डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ लेने का, और बाकी अदर सोर्सेज की इनकम के लिए लास्ट डे ऑफ द ईयर लेने का। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसी नॉलेज के बेसिस पे आपके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस बार एग्जामिनर जो है वो नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर चेतन is an Indian citizen, age 51 years, left India on the 1st April 2021 to settle in country Y, but owing to some personal unavoidable circumstances, he returned back to India permanently on the 1st June 2024. तो 1 जून 2024 को वो इंडिया में आ गया। तो एक बात बताओ, इंडिया में वो कितने दिन रहा इस साल में? तो मैं बताऊं, आपका अप्रैल और मई में नहीं था, जून जुलाई अगस्त से लेकर मार्च तक था। तो 365 में से अप्रैल का 30 डेज लेस कर दीजिए, मई का 31 डेज लेस कर दीजिए, 304 डेज वो इंडिया में था। तो 304 डेज इंडिया में था, तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। एंड गाइस 21 को वो गया था, तो उसके पहले तो इंडिया में ही था। तो मैं बताऊं, लास्ट के 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए तो वो रेजिडेंट रहा ही होगा, एंड लास्ट के 7 इयर्स में 730 डेज और मोर इंडिया में रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन जाएगा, और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनेगा तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, he has a residential property in the country Y from which he earned the income of $25,000 for the year 31st March 2025। तो उसका एक कंट्री वाई में हाउस प्रॉपर्टी है, और उससे $25,000 का उसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। He is eligible for basic exemption limit of the $8,000 and on the balance income he has paid the taxes at the rate 20%। Now फॉरेन के टैक्स लॉ के हिसाब से क्या होता है कि $25,000 में से उसको $8,000 पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उसके ऊपर का जो $17,000 रहता है वो $17,000 पे उसको टैक्स पे करना रहता है at the rate 20% in the foreign country। The tax was paid on the 10th May 2025 from his bank account in India। तो इंडिया के बैंक अकाउंट से उसने वो टैक्स भरा है फॉरेन वाला। His income from business in India is a 5 lakh for the year ended 31st March 2025। He also received the dividend amount of 1,25,000 from the Indian company। So guys, Indian company से उसको डिविडेंड मिला। यहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ है रिसिव्ड। रिसिव्ड का मतलब लोगे यहाँ पे नेट ऑफ टीडीएस है। तो whatever 1,25,000 डिवाइड by 90% multiply by 100%, that will be your gross a dividend, and only gross dividend is going to be taxable। and interest of rupees 11,500 from saving bank account। तो सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो पहले टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन उस पे 10,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80TTA करके। द एक्सचेंज रेट आपको दे रखा है $1 का ऑन द 1st अप्रैल 2024। मींस इस ईयर के स्टार्टिंग में आपका एक्सचेंज रेट है वो 74 था। इस ईयर के एंड में आपका जो एक्सचेंज रेट है दैट इज 31st मार्च 2025 को 75 है, और 10 मई 2025 को 75.5 था। अब एक बात समझना,
Compute the net tax liability of the Chetan in India for the assessment year 25-26 on the assumption that there is no DTAA between India and foreign country. India और foreign country के बीच में DTAA नहीं है. Assume that the assessee opted out of section 115 BSE. तो पहली चीज तो एक बात बताऊं, आप अगर यहाँ पे ये कंडीशंस वगैरह देखोगे उसके हिसाब से वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है. उसकी इनकम कौन कौन सी है? इंडिया से जो इसकी इनकम है वो बिजनेस की इनकम है, उसके साथ में उसको डिविडेंड का इनकम हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो इंडिया से हो रहा है. अगर फॉरेन की इनकम की बात करूंगा तो फॉरेन की इनकम उसका $25,000 का वहां से हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है करके, ठीक है, और उसमें से उसको जो $8,000 तक टैक्स नहीं लगता, 8,000 के ऊपर वाले पे फॉरेन कंट्री में 20% की रेट से टैक्स लग रहा है, ऐसा इन्होंने दे रखा है करके, ठीक है. एक बात बताओ, यहां पे DTAA नहीं है तो आपको 91 के हिसाब से रिबेट मिलेगा. तो चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं कि पूरा टैक्स, पूरा इनकम निकालते हैं और इनकम पे टैक्स निकालते हैं. तो जब आप इनकम निकालने जाओगे तो सबसे पहली चीज, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है आपका? $25,000 है, मल्टीप्लाई बाय. अब एक बात समझो, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो होता है उसके साथ में पीजीबीपी का जो इनकम होता है, अदर सोर्सेज का इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड को छोड़ के जो भी ये इनकम होता है, आपको लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का टीटीबीआर लेना है. तो प्रीवियस ईयर आपका 24-25 है, उसका लास्ट डेट का टीटीबीआर रहेगा 75. तो आप 75 की रेट लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज योर इंडियन इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी. ना उसमें से आप जो म्युनिसिपल टैक्सेस अगर होता तो वो लेस कर देते, यहां पे नहीं है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिए. तो ये 13,12,500 है, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो जाएगा फॉरेन कंट्री से. उसके बाद इंडिया का इनकम है वो 5 लाख पीजीबीपी से है. उसके बाद डिविडेंड का इनकम है, एसबीआई का इंटरेस्ट है, इतना आपका आ गया. उसमें से 80 टीटीए का डिडक्शन ले लिया, इतना 19,52,890 आपका इनकम हो गया. अब एक बात करिए, एक काम करिए, इस पे आप टैक्स निकाल दीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दीजिए, इतना आपका टैक्स आएगा. अब आपको रिबेट लेना पड़ेगा. एक बात समझो, रिबेट कैसे लेना है? तो रिबेट लेने के लिए मैंने आपको यह बताया हुआ है कि एक काम करिए, पहले आप एक काम करिए कि इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का टैक्स रेट विच एवर इज लोअर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डब्ल्यू टैक्स इनकम से. तो अब एक बात समझो, इंडिया का टैक्स रेट कितना है? तो इंडिया का टैक्स रेट निकालना बड़ा सिंपल है. आप 4,14,302 है डिवाइड बाय 19,50,890 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए. इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा, दैट इज 21.21% है. दिस इज द इंडिया का एवरेज टैक्स रेट. अब फॉरेन में एवरेज टैक्स रेट कैसे है? अब एक बात बताओ, फॉरेन का टैक्स रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फॉरेन में जितना टैक्स भरा डिवाइड बाय फॉरेन का टोटल इनकम एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ. तो एक बात बताओ, फॉरेन में कितना टैक्स भरा? तो फॉरेन में आपने टैक्स कितना भरा? यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, यहां पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भैया $25,000 का आपका इनकम है, उसमें से $8,000 पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर वाले पे लगेगा. तो मैं बोलूं आपने जो है वो $17,000 पे टैक्स भरा होगा 20% की रेट से, दैट इज $3,400 का आपने टैक्स भरा होगा. तो आपने $3,400 का टैक्स भरा होगा, तो $3,400 का टैक्स आपके 25,000 की इनकम पे कितना परसेंट होता है? 13.60% होता है. तो फॉरेन का टैक्स रेट है वो 13.60% है. तो देखो मैंने क्या बोला, यहां टैक्स रेट से कंपेयर किया है, यहां टैक्स रेट से कंपेयर किया है. तो फॉरेन का टैक्स रेट है 13.60, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट 21.21%, विच एवर इज लोअर ले लीजिए. अब एक बात बताइए, इंडिया में डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है? तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो डब्ल्यू टैक्स इनकम है. तो 13,12,500 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.60%, तो इतना आपको रिबेट मिल जाएगा. अब एक बात बताओ, मैंने आपको यहां पे अभी भी सेक्शन 91 के हिसाब से लेके बताया, और सेक्शन 91 क्या बोलता है पता है? सेक्शन 91 ये बोलता है कि इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का टैक्स रेट whichever is lower करके डब्ल्यू टैक्स इनकम से मल्टीप्लाई करो. लेकिन रूल नंबर 128 तो अलग बोलता था. रूल नंबर 128 रेट की बात ही नहीं करता. रूल नंबर 128 तो क्या बोलता है कि इंडिया में जितना टैक्स लगा और फॉरेन में जितना टैक्स का अमाउंट है, फॉरेन में जितना टैक्स का अमाउंट है, फॉरेन में जितना टैक्स का अमाउंट है, फॉरेन में जितना टैक्स लगा, फॉरेन में जितना टैक्स लगा और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लगा, व्हिचएवर इज लोअर, वहां तो रेट की बात ही नहीं की हुई. तो सर यहां पे तो आपने रेट लिया. एक बात बताओ, यहां पे फॉरेन में कितना टैक्स लगा उसका क्वांटम नहीं दे रखा. अगर आप क्वांटम निकालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो कि फॉरेन में जो टैक्स लगा, अभी यहां पे पता चला कि फॉरेन में जो टैक्स लगा वो कितने डॉलर लगा था. तो फॉरेन में जो टैक्स लगा था आई थिंक दैट वाज $3,400. लेकिन फॉरेन में जो टैक्स लगा उसके लिए कन्वर्जन रेट नहीं दे रखा है. क्योंकि एक बात बताओ, कन्वर्जन रेट क्या होता है कि फॉरेन में जो टैक्स आप पे करते हो उस मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर. अब एक बात बताओ, फॉरेन में जो टैक्स भरा है वो कौन से मंथ में आपने भरा है? फॉरेन में टैक्स भरा है वो 31st, फॉरेन में जो टैक्स भरा है वो 10th मई 2025 को भरा है. ए गाइस, 10th मई 2025 को फॉरेन में आपने टैक्स भरा है. तो लास्ट मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर क्या होना चाहिए? 30th अप्रैल 2025 का टीटीबीआर देना चाहिए. यहां 30th अप्रैल 2025 का टीटीबीआर नहीं दे रखा.
30 अप्रैल 2025 का टीटीबीआर नहीं दे रखा गाइस। अगर यहां 30 अप्रैल 2025 का टीटीबीआर दे रखा होता तो मैं क्या करता पता है, अगर रूल नंबर 128 और 115 को अगर मैं फॉलो करता, रूल नंबर 128 को मैं फॉलो करता, तो मैं क्या करता पता है, जो भी टैक्स आया उसको मल्टीप्लाई कर देता 30 अप्रैल 2025 का जो टीटीबीआर है वो फॉरेन में टैक्स भरा, और उसी इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है और वो टैक्स को कंपेयर करके विचएवर इज लोअर वाला रिबेट लेता। ऐसा अपन करते, जैसा कि अपन अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो मैं एक बात बताऊं, बड़ा सिंपल सी चीज बताऊं, अगर आपको रेट दे रखी है ना तो आप रेट लीजिए। अगर आपको टैक्स रेट दे रखी है, फॉरेन की टैक्स रेट, इंडिया की एवरेज टैक्स रेट दे रखी है, विच एवर इज लोअर करके डब्ल्यू टैक्स इनकम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना, अगर फॉरेन में टैक्स कितना भरा है वो टैक्स का अमाउंट दे रखा है, और गाइस फॉरेन में टैक्स कितना भरा वो टैक्स का अमाउंट दे रखा है, एंड वहां कन्वर्जन की रेट दे रखी है। अगर कन्वर्जन की डेट दे रखी है, मींस फॉरेन में जो टैक्स भरा उस मंथ के पिछले मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर दे रखा है, तो जो फॉरेन में टैक्स भरा ना उसको कन्वर्ट कर दीजिए इनटू इंडियन करेंसी, और फॉरेन में जो टैक्स भरा और उस इनकम पे इंडिया में जो टैक्स आ रहा है विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको रिबेट लेने का है, जो कि आई थिंक अगले क्वेश्चन में आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर रितेश is a resident individual age 42 years received the following sum during the previous year 24-25. Income from business in India is a 4,85,000. Royalty from country N is a 7,80,000 rupees में दे रखा है। Rate of tax in the country N is a 10% and tax deducted is a 78,000, वहां पे टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो ये एक फॉरेन कंट्री से कुछ रॉयल्टी मिला है आपको और उस पे टैक्स है उधर 10% डिडक्ट हुआ है 78,000। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई, यहां पे इंटरेस्ट दे रखा है, बट इज इट इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी, आंसर इज नो, ओनली इंटरेस्ट इज गिवन। तो इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई दे रखा है जो कि यूएस डॉलर में 9,500 है। इंटरेस्ट बिकम ड्यू ऑन द 1/4/2024 बट टैक्स डिडक्टेड ऑन 21 Feb 2025 को जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो $950 हुआ था, जो कि 10% की रेट से हुआ था। अब यहां देखो टैक्स का अमाउंट भी दे रखा है, यहां टैक्स का अमाउंट भी दे रखा है और टैक्स कौन सी डेट को डिडक्ट हुआ था वो भी दे रखा है। आगे दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एम इज अ 1,09,000। सो 3 फॉरेन कंट्री से आपको इनकम दे रखी है और इंडिया से इनकम है वो आपको दे रखी है 4,78,000, 4,85,000। आगे देखिए क्या दे रखा है, additional information as per the DTAA between India and country N the royalty will only be taxable in the source state। अब एक बात समझो, ये जो रॉयल्टी वाला इनकम है ना, ये रॉयल्टी वाला इनकम सिर्फ उसी कंट्री में टैक्सेबल होगा जिस कंट्री में सोर्स है। तो यहां पे सोर्स कौन सी कंट्री में, कंट्री एन में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इंडिया में ये टैक्सेबल नहीं होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको इग्नोर कर दो सीधा। बिकॉज इन इंडिया इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल ओनली इन द कंट्री एन। ये सिर्फ कंट्री एन में टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप एक काम करो, इसका सीधा इग्नोर कर दो। दूसरा क्या दे रखा है, एज पर द DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वाई इंटरेस्ट कैन बी टैक्स इन द बोथ द स्टेट। जो इंटरेस्ट है ना वो दोनों कंट्री में टैक्सेबल हो सकता है। टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल इन द रेजिडेंट कंट्री। तो देखो सोर्स कंट्री में भी टैक्सेबल होगा, रेजिडेंट कंट्री में भी टैक्सेबल होगा, बट रेजिडेंट कंट्री वह है वो उस पर क्रेडिट दे देगी एज पर रूल नंबर 128। तो हम लोग यहाँ क्रेडिट दे देंगे, रेजिडेंट है इंडिया का तो हम क्रेडिट दे देंगे करके, ठीक है। अब एक बात समझना, एग्रीकल्चर इनकम is exempt in country M and India does not have a DTAA with country M। guys एग्रीकल्चर इनकम कंट्री M में एग्जेम्प्ट है, कंट्री M में एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक बात बताओ, कंट्री M में एग्जेम्प्ट है बट इंडिया में तो टैक्सेबल होगी, आंसर इज यस। क्या यहाँ पे 91 का रिबेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। 91 का रिबेट तब मिलता है जब यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो रहा है। क्या यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो रहा है, आंसर इज नो। यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा तो 91 का रिबेट नहीं मिलेगा। तो देखो आप क्या करोगे, इनकम कैलकुलेट करते टाइम एक तो 4,85,000 इंडिया का इनकम है वो ले लीजिए, उसके बाद रॉयल्टी को तो इंक्लूड ही नहीं करना क्योंकि रॉयल्टी उस कंट्री में टैक्सेबल होगी जहां पे सोर्स है और वो उस कंट्री में टैक्सेबल होगी। उसके बाद में आपका जो इंटरेस्ट फ्रॉम द कंट्री वाई है वो टैक्सेबल हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं है तो इंटरेस्ट के केस में कन्वर्जन इनटू द इंडियन करेंसी कैसे करेंगे, लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर का टीटीबीआर। अब एक बात बताओ, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 24-25, तो 25 का लास्ट डेट होता है आपका 31 मार्च 2025 और इस डेट का टीटीबीआर आपका 80 दे रखा है। तो आप एक काम करिए कि जो भी आपका $9,500 है, $9,500 है, मल्टीप्लाई बाय 80 से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया। और गाइस एक बात बताओ, कंट्री एम का जो एग्रीकल्चर इनकम है वो उस कंट्री में उस कंट्री में एग्जेम्प्ट है, तो इंडिया में तो टैक्सेबल है ही है और इस पे रिबेट नहीं मिलेगा, तो इसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो देखो अपन यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपका पीजीबीपी का इनकम है वो ले लीजिए, उसके बाद आपको कंट्री वाई से
जो इनकम हुआ दैट इज इंटरेस्ट का इनकम, वो ले लीजिए। 80 अपन ने क्यों लिया, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला है हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, पीजीबीपी का इनकम और अदर सोर्सेज का इनकम, बट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड डिविडेंड, उसको छोड़ के बाकी जो भी इनकम है आप लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर का टीटीबीआर ले लीजिए। तो अपन क्या करेंगे, यहां 80 रेट लेके और इसको कन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी में। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एम से ले लीजिए, तो यहां पे आपका ये टोटल हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक बात समझिए, ये ग्रॉस टोटल इनकम जो है इस पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस पे हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, तो ये तुम्हारा टैक्स आ गया करके, इस पे हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया। अब उस पे आप रिबेट ले लीजिए। अब एक बात समझो, रिबेट जो लेंगे वो एक तो 91 का रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि कंट्री एम में वो एग्जेम्प्ट है, तो भैया इंडिया में टैक्सेबल है, एक ही जगह टैक्स हो रहा है, तो यहां पे वो तो रिबेट नहीं मिलेगा। बट गाइस ये जो तुम्हारा है ना इंटरेस्ट वाला, ये इंटरेस्ट वाले पे आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट पे रिबेट कितना मिलेगा, तो देखो इंटरेस्ट पे रिबेट कितना मिलेगा उसके लिए सेक्शन 90 के हिसाब से रिबेट मिलेगा, और 90 के लिए आपको फिर रूल नंबर 128 देखना पड़ेगा। और 128 क्या बोलता है कि इंडिया में जितना टैक्स लगा और फॉरेन में इस पे कितना टैक्स लगा था, विच एवर इज लोअर का रिबेट ले लो। अब देखो यहां पे आपको वो एवरेज रेट वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे देखो फॉरेन में जो टैक्स भरा वो दे रखा है, और फॉरेन में टैक्स कितना भरा था, 950 भरा था। तो देखो $950 है वो फॉरेन में टैक्स भरा, और जिस मंथ में टैक्स भरते हैं उसके पिछले मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर से कन्वर्ट करो। तो एक बात बताओ, ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपने फेब में टैक्स भरा है तो ये फेब की लास्ट मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर इज 78 ना, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 78 से, और मल्टीप्लाई जब आप 78 से कर दोगे तो 950 मल्टीप्लाई बाय 78, तो मैं बोलूं आपका 71,250 का टैक्स है वो आपने फॉरेन कंट्री में भरा है। तो 71,250 का टैक्स है, 71,250 का टैक्स है वो आपने फॉरेन कंट्री में भरा है। एक सेकेंड, आई मेड एनी मिस्टेक, नो नो, आई हैव 950 मल्टीप्लाई बाय 78, इट्स 74,100। मैंने बोला कि 74,100 का टैक्स आपने फॉरेन में भरा है, तो 74,100 वो ले लीजिए करके, ठीक है। और उसी इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लगा है, तो उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लगा है आप कैसे निकालोगे, तो देखो आपका टैक्स जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, और वो कितने पे लग रहा है, वो इतने पे लग रहा है, और मल्टीप्लाई बाय वो कितना है 7,60,000 है, तो उस पे आप एवरेज करके निकाल दीजिए, वो टैक्स आता है आपका 1,27,665, तो लोअर कम्स टू द 74,100, तो 74,100 का आपको रिबेट मिल जाएगा। तो देखो मैंने आपको अभी एक कंक्लूजन दे रहा हूं, ध्यान रखना। देखो अगर आपको फॉरेन कंट्री में जो टैक्स भरा है वो अमाउंट दे रखा है, और गाइस वो जो टैक्स भरा है वो डेट दे रखी है, और उसके पिछले मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर दे रखा है, तो आपको जो है ना वो अपन लेते थे रेट लोअर वगैरह वो नहीं करना। आपको क्या करना का कि फॉरेन में जो टैक्स भरा वो अमाउंट वाइज, और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स आ रहा है अमाउंट वाइज, विच एवर इज लोअर है उतने का आप रिबेट ले लीजिए एज पर द रूल नंबर 128 करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में अपन एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21, और 21 भी भैया ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, और चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, Mahesh, age 50 years, is a CEO of the Silver India Limited since 1/4/2020 से वो CEO है। His income in India consists of the salary income before standard deduction is 23,25,000. So 23,25,000 is his salary income. अब एक बात समझना, लास्ट में मैं देख लेता हूं उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ महेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूम महेश पेज द टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC। तो 115 BAC ले रहा है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे 23,25,000 है, यह आपका बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है, और 115 BAC ले रहा है, तो मैं बताऊं यहाँ पे आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। जब आप 115 BAC लेते हो तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो गाइज ये आपका इंटरेस्ट है जिसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एसओपी के केस में आपने इंटरेस्ट पे किया। एक बात बताऊं, जब भी आप 115 BAC लेते हैं ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलता। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन एसओपी के केस में नहीं मिलता, एलओपी डीएलओपी के केस में मिलता है, मींस लेट आउट प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मिलता है। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में भी मिलता है, लेकिन वो वाला जो इंटरेस्ट है ना, वो मैक्सिमम जो आपको अलाउ होगा यहाँ पे वो अलाउ होगा, और उसको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वो लैप्स हो जाता है। क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द बैंक फिक्स डिपॉजिट दे रखा है 1,60,000। आगे देखिए क्या दे रखा है,
He has the following income for the year ended 31st March 2025 in the country A. कंट्री ए से उसको इनकम हो रहा है. इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन द कंट्री ए, तो कंट्री ए का जो है बिजनेस उससे 25,000 यूएसडी हो रहा है. अब एक बात बताओ, बिजनेस का इनकम है फॉरेन कंट्री का, तो वो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लास्ट डेट ऑफ द ईयर, प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट. अब एक बात बताओ, आपका यहां नीचे टीटीबीआर दे रखी है, और टीटीबीआर आप देखोगे तो 29 फेब 2025 की 70 दे रखी है, 28 मार्च 2025 की 70.5 दे रखी है, और 31 मार्च 2025 की 71 दे रखी है. तो भाई अपना जो प्रीवियस ईयर है, दैट इज द प्रीवियस ईयर आपका 24-25, तो लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2025 है, तो वहां पे आपका 71 का रेट ले लीजिए. तो आप क्या करेंगे, यहां पे जो 25,000 है इसको मल्टीप्लाई बाय 71 करके और इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे. आगे देखिए, रेंट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन द कंट्री ए. कंट्री ए का आपको रेंट दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि यूएसडी दे रखा है 4,500. तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसको भी लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर से कन्वर्ट करेंगे. अब म्युनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव हाउस नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन द कंट्री ए. कंट्री ए में अलाउ नहीं होता, हमको क्या करना है, हम तो यहाँ पे इंडिया में अलाउ करेंगे. और यूएसडी 450 का आपको म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, तो आप लेस कर दीजिए. तो आप एक काम करिए, फॉरेन कंट्री में, फॉरेन करेंसी में आप जो है वो 4,500 माइनस 450 कर दीजिए, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस कर दीजिए, जो बचेगा उसको सीधा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए बाय अप्लाइंग द रेट इज 71. आगे दे रखा है, देखिए, डिविडेंड फ्रॉम शेयर हेल्ड इन द कंट्री ए वेयर डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड इन द मार्च 2025. एक गाइस एक बात बताओ, डिविडेंड के लिए हम क्या करते हैं? डिविडेंड के लिए लास्ट डेट ऑफ द लास्ट मंथ का टीटीबीआर लेते हैं. तो ये डिविडेंड मार्च 2025 का है, तो एक बात बताइए, लास्ट डेट ऑफ द लास्ट मंथ क्या होगा? फेब होगा. तो फेब का जो टीटीबीआर रहेगा दैट इज 28 फेब का, सॉरी 28 फेब, एक्चुअली यहाँ पे डेट जो है वो 29 दे रखा है, बट इट शुड बी 28 फेब करके, ये लीप ईयर नहीं है. बट एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा फेब दे रखा है? मार्च 2000. हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली 28 होना चाहिए था. तो 28 फेब 2025 का कितना है? 70 है. तो आप एक काम करिए, इसको जो है वो 70 से कन्वर्ट करेंगे इनटू द इंडियन करेंसी. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द यूएसडी 5,000 ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड इन द कंट्री ए and sale proceeds were credited to the bank account outside India on the 28 March 2025. एक बात बताओ, अब कैपिटल गेन के लिए कि अब भी आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ का आपको टीटीबीआर लेना पड़ेगा. तो यहां पे भी 28 फेब का आपको टीटीबीआर लेना पड़ेगा, दैट इज द 70. आगे देखिए क्या दे रखा है, India has DTAA with the country A and the tax paid in the country A is eligible for the tax credit in India. The fiscal year for the income tax purpose for same both India and country A, rate of tax is 20% in the country A in respect of all the income. Income tax paid by the Mahesh on 25th May 2025 for the income of the year ended 31st March 2025 in the country A. तो जो इसने जो टैक्स भरा ना, वो टैक्स कब भरा है? 25th May 2025 को भरा है. तो 25th May 2025 को टैक्स भरा है, तो आपको वो टैक्स को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ लेंगे, तो 30th अप्रैल 2025 का टीटीबीआर लेना पड़ेगा करके. ठीक है, चलिए अब आपको दे रखा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते टाइम बड़ा सिंपल है. सैलरी फ्रॉम द कंपनी इतना दे रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 ले लीजिए. अब हाउस प्रॉपर्टी में देखिए 4,500 का रेंट है, उसमें से आपका म्युनिसिपल टैक्स लेस कर दीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस कर दीजिए, इतना बचा. इसको क्या करिए कि 71 की रेट लेके और इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए. ये इंडियन करेंसी में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया. अब एक बात समझना, आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस है, जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 115 बीएससी ले रहे हैं. तो 115 बीएससी ले रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, तो आपका 2,01,285 हो जाएगा करके. ठीक है, उसके बाद में एक और चीज समझना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको दे रखा है. तो पीजीपीपी का इनकम जो है $25,000 मल्टीप्लाई बाय 71 कर लीजिए, ये आपका इंडियन करेंसी में हो जाएगा. उसके बाद कैपिटल गेन के लिए आपको क्या करना है? लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ. एक बात समझना, यहाँ पे 28 फेब आना चाहिए था करके. ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मैंने कन्वर्ट करते टाइम वो 25 तो कर दिया, 20 बिकॉज लास्ट ईयर लीप ईयर था ना 24 वाला. तो यहाँ पे 28 फेब 2025 आना चाहिए. तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल गेन का इनकम आ गया. और ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारा एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आ गया. अब यहाँ पे एक बात समझो, सिर्फ इतना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट. इसका मतलब ये ग्रॉस है, ये नेट नहीं है. अगर मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा होता है या क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा होता तो अपन उसको नेट ऑफ टीडीएस मानते, और नेट ऑफ टीडीएस मानते तो फिर उसको ग्रॉस अप करना पड़ता. डिविडेंड है, उसके लिए क्या करना है? लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ दैट इज द 29 फेब का आपको लेना है, और इसको आप क्या करेंगे? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे. इतना आपका इनकम हुआ. अब इस इनकम पे आप टैक्स निकाल दीजिए नई स्लैब रेट से. और नई स्लैब रेट का मतलब होता है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 से ऊपर वाले पे आपने टैक्स निकाल दिया. ठीक है, अब एक काम करिए, आप इस पे सरचार्ज है वो ऐड कर दीजिए, बिकॉज दिस इनकम इज मोर देन 50 लाख, तो 10% सरचार्ज ऐड कर दीजिए. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए. इतना आपका टैक्स आ गया 15,11,095.
So 15,11,095 दिस इज कॉल योर टैक्स अमाउंट 15,11,095 ये तुम्हारा टैक्स का अमाउंट आ गया। अब एक बात समझना, इसमें से आपको रिबेट कितना लेना है, तो रिबेट आपको लेना पड़ेगा कि फॉरेन में जितना टैक्स भरा और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है, विचएवर इज लोअर। अब एक बात बताओ, इंडिया में आपका कितना टैक्स लग रहा है फॉरेन वाली इनकम पे, तो फॉरेन वाली इनकम कौन कौन सी है, तो फॉरेन वाली इनकम की अगर मैं बात करूं तो एक तो तुम्हारा ये जो है 7 लाख है, ये फॉरेन का इनकम है, एक तुम्हारा कैपिटल गेन है, ये फॉरेन का इनकम है, एक तुम्हारा जो है वो पीजीबीपी का इनकम है, ये फॉरेन का इनकम है, एक तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ये फॉरेन का इनकम है, तो ये सब तुम्हारी फॉरेन की इनकम है। तो एक बात समझना, टैक्स पेबल इन इंडिया आपने ये 27.796% एवरेज रेट इंडिया का ले लिया करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इसमें हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, बिजनेस का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, डिविडेंड का इनकम जो भी है, ये डबली टैक्स इनकम है। तो अब एक बात बताओ, इस पे इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब एक बात समझो, फॉरेन में कितना टैक्स लगा है, तो फॉरेन में एक बात बताओ, आपकी जो भी कंट्री ए में है वो 20% टैक्स रेट लग रहा है, तो वहां से जो इनकम हो रही है, वहां से जो भी इनकम हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो भैया, आपका जो 44,500 की डॉलर की इनकम हो रही है, डॉलर को आप ऐड कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, उस पे 20% की रेट से टैक्स लग रहा है, और जो टैक्स आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिस मंथ में टैक्स भरा उसके लास्ट मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर। तो जिस मंथ में आपने टैक्स भरा है, आप एक बात बताइए, टैक्स भरा है आपने मई मंथ में, मई 2025, सो 30 अप्रैल 2025 का जो टीटीबीआर रहेगा उससे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, लोअर वाला जो टैक्स का अमाउंट है वो आप यहां पे ले लीजिए। देखो यहां पे फिर वो एवरेज रेट वगैरह नहीं किया 20% एंड ऑल, वैसा नहीं करने का। तो मैंने आपको क्या बोला, देखो अगर मान लो फॉरेन, आपको एक चीज ध्यान रखना डीटीडब्ल्यूए के क्वेश्चन करते टाइम, अगर आपको देखो कुछ भी ऐसा कन्वर्जन रेट टीटीबीआर वगैरह नहीं दे रखा है तो आपको क्या करने का, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट, फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट, व्हिचएवर इज लोअर, मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टैक्स इनकम। लेकिन गाइस अगर मान लो आपको ऐसा दे रखा है कि फॉरेन में इतना टैक्स भरा है, टैक्स का अमाउंट दे रखा है इन द डॉलर और फॉरेन करेंसी, उसको कन्वर्ट करने के लिए भी रेट दे रखा है कि लास्ट मंथ की लास्ट डेट का टीटीबीआर, तो फिर आप एक काम करो, इंडिया में एवरेज टैक्स कितना आ रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आ रहा है ऑन द फॉरेन इनकम, और फॉरेन में कितना टैक्स भरा, व्हिचएवर इज लोअर है, उतने का आप रिबेट ले लीजिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक डीटीडब्ल्यूए। बहुत टाइम लग गया बट डीटीडब्ल्यूए में भाई साहब देखो आने वाले हैं 6 से लेके 8 मार्क के क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए उसके बाद अगर अपन बात करते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, और अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में अगर आपको जो क्वेश्चन है वो करना है एक तो क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज रिलेटेड टू एक क्वेश्चन ये है कि मैकलिन कोला करके कंपनी है फॉरेन की, सॉरी मैकलिन कोला कंपनी यूके की है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है इंडिया की कुछ कंपनीज के साथ, एबीसी लिमिटेड, पेप्सी कंपनी लिमिटेड, कोका कोला कंपनी लिमिटेड के साथ में। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होता है, इंडिया की कोई कंपनी है वो जाती है एओ के पास में ये पूछने के लिए कि फॉरेन कंपनी को जो मैं पेमेंट कर रहा हूं उस पे टीडीएस कौन सी रेट से काटूं, जो फॉरेन कंपनी को मैं पेमेंट कर रहा हूं उस पे टीडीएस कौन सी रेट से काटूं, ऐसा जो है वो बोल रहा है कौन, इंडिया का कंपनी अप्लाई करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास आप तभी जा सकते हैं जब आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अब यहां पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जिसको अपन बोर बोलेंगे अभी, बीओएआर, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, ये लोग बोलते हैं कि आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है। क्या इसमें आपका केस पेंडिंग माना जाएगा? आंसर इज नो, इसमें आपका केस पेंडिंग नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने एप्लीकेशन नहीं की ना। और अगर आपके बिहाफ पे उसने भी एप्लीकेशन किया होता, ये आपके बिहाफ पे नहीं किया है, यहां पे जो एप्लीकेशन किया है इंडिया का कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या जिसने भी एप्लीकेशन किया है करके, ठीक है, वो एप्लीकेशन वो उसलिए किया है कि उनको कौन सी रेट से टीडीएस काटना है, उस पर्पस के लिए किया है। तो यहां पे आपका केस है वो पेंडिंग नहीं माना जाएगा एंड यू कैन मेक द एप्लीकेशन। ऐसा एक तुम्हारा जो केस लॉ है उसके बेसिस पे ये दे रखा है। अब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट भी एक है करके, बट आपको ये है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 है करके, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये बोलता है कि सर एक बात बताइए, अगर मान लो यहां पे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का जजमेंट आता है और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो या डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या आप आगे जा सकते हैं? आंसर इज यस, आप आगे जा सकते हैं और वहां पे आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट होता है 60 डेज। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट होता है 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पे आपको जो है वो फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, explain the correctness or otherwise of the following statement given in the proper reason thereof. Mr. Ricky, a resident individual, is aggrieved by the order passed by the board for advance ruling. Since the decision of board for is binding for the applicant, he cannot option for the he
has no other option but to accept the ruling of the board. क्या ऐसा है क्या? Answer is no. This statement is false. If you are not satisfied with the ruling of the board in this particular case, you may apply to the high court. आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं within the period of the 60 days. उसके बाद क्या दे रखा है? Messrs Aritri Limited is an Indian public sector company wants to seek advance ruling from the board for advance ruling in respect of matter relating to the computation of its total income involving the question of law relating to such computation. However, the matter is already pending before the income tax authority. That income tax appellate tribunal, that is ITAT, as on the date of the application for advance ruling. It cannot seek the board ruling till the matter is pending before ITAT. एक बात समझना, हर एसएससी के केस में ये बोला हुआ है कि अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, मींस आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते, एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में इवन आपका केस इज पेंडिंग विद द आईटी अथॉरिटी और केस इज पेंडिंग विद द आईटेट, तब भी आप लोग जो है वो वहां पे जा सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए है। पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में योर केस इज पेंडिंग विद द आईटी अथॉरिटी और आईटेट, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन अप्लाई फॉर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के लिए आप जा सकते हैं। चलिए उसके बाद में एक और चीज समझना, अब एक और टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू द, अपन वो टॉपिक देख लेते हैं फटाफट, आपका इक्वलाइजेशन लेवी वाला। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है दैट इज रिलेटेड टू द, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द लाइक आपका इक्वलाइजेशन लेवी। एक बात समझना, इक्वलाइजेशन लेवी में इस बार से बहुत इजी टॉपिक हो गया है। पहले जो वो 2% वाला था ना, दैट इज ऑलरेडी रिमूव, नाउ ओनली दिस इज द 6% और 6% वाला इक्वलाइजेशन लेवी है। अब एक बात समझना, नॉन रेजिडेंट अगर कोई है जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और वो क्या करता है, किसी रेजिडेंट पर्सन को, या फिर किसी नॉन रेजिडेंट का जिसका इंडिया में पीई है, उसको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है, तो उसके लिए 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। और यहाँ पे रेजिडेंट पर्सन जो इंडिया वाला रहेगा उसको इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा। तो यहीं पे पहला क्वेश्चन यह है कि अगर कोई फॉरेन का कंपनी है और उस फॉरेन का कंपनी का इंडिया में पीई नहीं है तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा, अगर इंडिया में पीई है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। बस अगर आप देखोगे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, ये आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा है नहीं जिसमें मेरे को रिवाइज करवाने की जरूरत है, सिर्फ इतना सा है इस टॉपिक में करके, ठीक है। चलिए गाइस, और इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा तो फिर क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। मींस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज गोइंग टू बी 100% डिसअलाउड अगर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग।